Hello, good morning student. Today your topic is tonsillectomy. Tonsillectomy means the removal of the tonsil. इसमें आप टॉन्सिल का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ टॉन्सिलेक्टमी के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, सर्जिकल स्टेप्स क्या क्या होते हैं और किस किस मेथड से हम टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये सारा सब कुछ आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट द एनाटॉमी ऑफ द टॉन्सिल्स। The tonsils are a pair of soft tissue masses located at the rear of the throat. जो टॉन्सिल होते हैं एक जोड़ा होता मतलब दो होते हैं और ये सॉफ्ट टिश्यू के बने हुए होते हैं, एक थ्रोट के फ्रंट साइड प्रेजेंट होते हैं। ईच टॉन्सिल इज कंपोज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सिमिलर टू लिम्फ नोड। प्रत्येक टॉन्सिल एक टिश्यू से कंपोज होता है जैसे कि लिम्फ नोड की तरह। कवर्ड बाय पिंक म्यूकोजा, इसके ऊपर पिंक कलर की म्यूकोजा होती है। रनिंग थ्रू द म्यूकोजा ऑफ ईच टॉन्सिल आर पिट्स, प्रत्येक टॉन्सिल इस म्यूकोजा से होकर पिट्स तक जाता है, उसको क्राइपिट्स बोलते हैं। पहला टाइम टॉन्सिल आर 2 इन नंबर, जो पहला टाइम टॉन्सिल होते हैं दो होते हैं। ईच टॉन्सिल इज इन ओवॉइड मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू सिचुएटेड इन द लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरेंजियल between the anterior and posterior flap. Actual size of this tonsil is bigger than one the appear from the surface as part of tonsil extended upward into the soft palate, downward into the base of the tongue and anteriorly into the palatoglossal arch. बेसिकली होता क्या, जो टॉन्सिल का जो एक्चुअल साइज है वो बड़ा होता है, जैसा आपको दिख रहा है ऊपर से इससे बड़ा होता है। इसका जो सरफेस होता है टॉन्सिल का वो ऊपर से सॉफ्ट टिश्यू तक होता है और नीचे की टंग तक होता है और एंटीरियर प्लेटोग्लोसल आर्च तक होता है। ए टॉन्सिल परमिट्स टू सरफेस, टॉन्सिल के दो सरफेस होते हैं, मीडियल और लेटरल, एंड टू पोल्स, अपर एंड लोअर पोल। इसके दो पोल्स होते हैं, अपर पोल और लोअर। Now medial surface of the tonsil is covered by non-keratinizing stratified squamous epithelium. जो टॉन्सिल का मीडियल सरफेस होता है वो नॉन क्रेटेनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड होता है, which dips into the substance of tonsil in the form of crypt. Opening of the 12 to 15 crypt can be seen on the medial surface of the tonsil. One of the crypts situated near the upper part of the tonsil is very large. एक जो क्रिप्ट जो होता है जो नियर अपर पार्ट के प्रेजेंट होता है टॉन्सिल के वो बड़ा होता है। एंड डीप इज कॉल्ड, और गहराई तक जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं क्रिप्टोमैग्ना। एंड इंट्रा टॉन्सिलर क्लिप इज रिप्रेजेंट द वेंट्रल पार्ट ऑफ द सेकेंड पेरेंजियल पाउच। फॉर द मेन क्रिप्ट राइज द सेकेंडरी क्रिप्ट with the substance of tonsil. Crypts may filled with cheesy material consisting of epithelial cells, bacteria and food debris which can escape by pressure over the anterior flap. अब इसका जो लेटरल सरफेस होता है, द लेटरल सरफेस ऑफ द टॉन्सिल प्रेजेंट ए वेल डिफाइंड फाइब्रस कैप्सूल between the capsule and bed of tonsil is a loose areolar tissue which makes it easy to dissect the tonsil in the plane during tonsillectomy. कैप्सूल और बेड के बीच में, टॉन्सिल के कैप्सूल और बेड के बीच में एक लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, जिस वक्त हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं उस वक्त हमको डिसेक्शन करने में आसानी रहती है। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर कलेक्शन ऑफ पस इन पेरिटॉन्सिलर अब्सेस, और इसी में पेरिटॉन्सिलर अब्सेस होता है। सम फाइबर्स ऑफ प्लेटोग्लोस एंड प्लेटोफेरेंजियस मसल्स आर अटैच्ड टू द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल। कुछ फाइबर्स होते हैं प्लेटोग्लोस एंड प्लेटोफेरेंजियस मसल्स के जो इस कैप्सूल से जुड़ते हैं। नाउ अपर पोल ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल का जो अपर पोल होता है एक्सटेंड स्टार्ट होता है इनटू द सॉफ्ट पैलेट। टॉन्सिल का जो अपर पोल होता है वो सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है। इट्स मीडियल सरफेस इज कवर्ड बाय सेमिलुनार फोल्ड,
इसका जो मीडियल सरफेस होता है सेमिनुलर फोल्ड से कवर होता है। एक्सटेंडिंग बिटवीन, यहाँ से चलकर कहाँ तक जाता है, एक्सटेंडिंग बिटवीन मतलब बीच में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लर एंड इनक्लोजिंग ए पोटेंशियल स्पेस कॉल्ड सुप्राटॉन्सिलर फोसा। लोअर पोल ऑफ द टॉन्सिल इज अटैच्ड टू द टंग। टॉन्सिल का जो लोअर पोल होता है वो जीभ से जुड़ा हुआ होता है। ए ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंड from anterior pillar of the inferior part of tonsil and encloses a space called anterior tonsillar space. The tonsil is separated from the tongue by sulcus called tonsillongeal sulcus, which may be seat of carcinoma. Now, bed of the tonsil is formed by the superior constructor एंड स्टिलोगोसस मसल। जो टॉन्सिल का जो बेड होता है वो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड स्टिलोगोसस मसल से बना हुआ होता है। द ग्लेसोफेरेंजियल नर्व एंड स्टिलोइड प्रोसेस इफ इनलार्ज में लाई इन रिलेशन टू द लोअर पार्ट ऑफ द टॉन्सिलर फोसा। जब ग्लेसोफेरेंजियल नर्व या स्टिलोइड प्रोसेस जब बड़ा होता है तो लोअर पार्ट जो होता है टॉन्सिलर का उससे जुड़ जाता है। बोथ दीज स्ट्रक्चर can be surgically approached through the tonsil bed after tonsillectomy. Outside the superior constructor, tonsil is related to a facial artery, submandibular salivary gland, posterior belly of digastric muscles, medial pharyngeal muscles, and angle of mandible. Now start the blood supply of the tonsils. The tonsils is supplied by 5 arteries. First, tonsillar branch of facial artery. This is a main artery. पहली जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है आर्टेरियल वो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेसियल आर्टरी होती है जो इसकी मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। सेकेंड, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड। जो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। नेक्स्ट, असेंडिंग पैलाटाइन, इट इज ब्रांच ऑफ फेसियल आर्टरी। नेक्स्ट, डॉर्सल lingual branch of inguinal artery. Next, descending palatine branch of maxillary artery. These are arteries are supply of the blood to the tonsil. Now start with venous drainage. वो कौन कौन सी वेन है जो टॉन्सिल से वापस ब्लड हार्ट तक ले जाती हैं? फर्स्ट, वेन्स फ्रॉम द टॉन्सिल ड्रेन इनटू द पैराटॉन्सिलर वेन विच इज ज्वाइन द कॉमन फेसियल वेन एंड फेरेंजियल वेन फ्लेक्सर। इसकी जो मेन वेन ब्लड वेनस ड्रेन जो होता है वो पैराटॉन्सिलर वेन के थ्रू होता है जो कि फेसियल वेन से जुड़ती है और फेरेंजियल वेनस फ्लेक्सर से जुड़ती है। नाउ स्टार्ट द नर्व सप्लाई। लेसर पैलाटाइन ब्रांच ऑफ स्पेनोपैलाटाइन गैंग्लियन CNV एंड ग्लेसोफेरेंजियल नर्व प्रोवाइड सेंसरी नर्व सप्लाई टू द टॉन्सिल। Now start the functions of the tonsils. They act as sentinels to guard against foreign intruders like virus, bacteria and other antigens coming into contact through inhalation and ingestion. There are 2 mechanisms. बेसिकली टॉन्सिल का काम होता है कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर होता है। वैसे 2 मैकेनिज्म के थ्रू एंटीबॉडी बनाता है। फर्स्ट, प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी। सेकेंड, प्रोवाइडिंग ए सर्विलेंस मैकेनिज्म सो दैट इंटायर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफेंस। नाउ स्टार्ट विद लोकल इम्यूनिटी। टॉन्सिल एंड एडिनॉइड आर लाइनेड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, surface area of which is further increased by several crypts of tonsils and fold of adenoid. The epithelium is specialized and contains M cells antigen, processing cells and micropores. Through them antigenic material is brought into contact with subepithelially situated lymphoid follicles. Follicles have a germinal center rich in beta cells and a mantle zone rich in large lymphocytes. Beta cells when stimulated change to plasma cells and produce antibodies. जब बीटा सेल
चेंज हो जाती है प्लाज्मा सेल में, तब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। नाउ बैक्टीरिया एंड वायरस आर आल्सो फेगोसाइज बाय द मैक्रोफेज एंटीजन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन आर dealt with in the manner. Next, surveillance mechanism. It identifies the intruder and alert the body for wider response. ये क्या करता है, पहचानता है कि कौन एंटीजन बॉडी के अंदर घुसा है और बॉडी को अलर्ट कर देता है। नाउ इफ द डोज of antigen is high, beta cells of the germinal center proliferate and undergo hyperplasia and also enter the bloodstream. Now start the indication of the tonsillectomy. They are divided into three types. First, absolute indication. Absolute मतलब होता है पूर्णतः कि इस कंडीशन में आपको करना ही करना है। तो जैसे कि फर्स्ट, recurrent infection of throat. This is a most common indication. Recurrent infection are further defined as, अगर recurrent मतलब होता है बार बार, अगर किसी के गर्दन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो कॉमन इंडिकेशन है टॉन्सिलेक्टमी का। उस कंडीशन आपको फिर टॉन्सिलेक्टमी करनी है। और इस रिकरेंट इन्फेक्शन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि फर्स्ट 7 और मोर एपिसोड इन 1 ईयर। अगर किसी को एक साल में 7 बार या 7 से ज़्यादा बार होता तब टॉन्सिलेक्टमी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 5 एपिसोड पर ईयर फॉर 2 ईयर। अगर किसी को 2 साल लगातार साल में एक बार 5 बार थ्रोट इन्फेक्शन होता तब आपको टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ेगा। इसका 3 एपिसोड पर ईयर फॉर 3 ईयर। अगर किसी को 3 साल लगातार हर साल 3 बार इन्फेक्शन होता है थ्रोट में, तब उसके लिए आपको टॉन्सिलेक्टमी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 2 वीक्स और मोर वन ऑफ लास्ट स्कूल और वर्क इन 1 ईयर। अगर किसी को 2 सप्ताह से ज़्यादा मतलब टाइम में एक साल में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी आपको टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ेगी। नाउ स्टार्ट विद पेरीटॉन्सिलर अब्सेस इन चिल्ड्रन। टॉन्सिलेक्टमी इज डन 4 to 6 वीक्स आफ्टर अब्सेस हैज बीन ट्रीटेड। अगर किसी बच्चे में टॉन्सिल में पस पड़ जाता है तो क्या होगा कि उसके 4 से 6 सप्ताह में ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। इन एडल्ट, सेकेंड अटैक ऑफ पेरीटॉन्सिलर अब्सेस। अगर कोई जवान है तो एक बार उसका दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, अगर दोबारा होता है तब उसका टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। नाउ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन द टॉन्सिल। टॉन्सिलाइटिस इज कॉज फेब्राइल सीजर। अब टॉन्सिलाइटिस किसी को होगा तो इन्फेक्शन की वजह से होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से। अब किसी को अगर टॉन्सिलाइटिस होता है तो वो फेब्राइल सीजर कॉज करता है। फेब्राइल सीजर बेसिकली होता है कि एक कन्वल्सन होते हैं, दौरे पड़ते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फेब्राइल मतलब होता है ज्वर, फीवर, बुखार। तो बुखार की कंडीशन में जो कन्वल्सन होता है उसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। अब बुखार क्यों होगा? जब मरीज को टॉन्सिलाइटिस हुआ इन्फेक्शन की वजह से, जब इन्फेक्शन मरीज को बॉडी में हुआ तो उसको बुखार आएगा, जब बुखार होगा तो उसको फेब्राइल सीजर पड़ेगा, तो दौरे पड़ेंगे। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ द टॉन्सिल इट कॉज। हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल्स। अगर टॉन्सिल का साइज बढ़ जाएगा तो वो क्या क्या दिक्कतें कॉज करेगा, जैसे कि एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस के रास्ते में रुकावट, जिसकी वजह से डिस्निया होगा, मतलब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्फोनिया। नेक्स्ट, डिफिकल्टी डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन मतलब होता है कोई चीज निगलने में दिक्कत होना। अब कोई चीज निगलने में भी इसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस विद स्पीच, बोलने में दिक्कत होना।
नाउ नेक्स्ट इंडिकेशन एज ए पार्ट ऑफ अनादर ऑपरेशन, जब किसी और चीज का ऑपरेशन करेंगे उसके साथ साथ टॉन्सिलेक्टमी भी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्लेटोफेरेंजियोप्लास्टी विच इज डन फॉर स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम का मतलब होता है, स्लीप एपनिया इज ए पोटेंशियली स्लीप डिसऑर्डर इन विच ब्रीथिंग रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट। स्लीपिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि मरीज सांस रोकता है और लेता है, जब सोता है तो बहुत गहरी सांस लेगा, फिर कुछ देर के लिए रोक लेगा, फिर गहरी सांस लेगा, ऐसे। और प्लेटोफेरेंजियोप्लास्टी को दूसरा नाम से यूबुलो प्लेटोफेरेंजियोप्लास्टी बोलते हैं। मतलब जो यूबुला है उसमें अगर कोई टिश्यू बढ़ जाता है सब पैलेट में तो उसको काट कर निकालते हैं ऊपर के पार्ट में, तो और रिपेयर करते हैं। उस कंडीशन में भी टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं। नाउ ग्लॉस फेरेंजियल न्यूरोक्टमी, अगर किसी के फेरेंजियल निकालते हैं काट कर फेरेंज, तब उस कंडीशन में भी टॉन्सिल निकाल लेते हैं। ना रिमूवल ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस, जब स्टीलॉइड प्रोसेस को निकालते हैं तब भी टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं मरीज। नाउ स्टार्ट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, किस किस कंडीशन में टॉन्सिलेक्टमी नहीं कर सकते। जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 ग्राम परसेंट, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से कम है तब उसका टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इवन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ब्लीडिंग इज मोर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। अगर किसी के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। नाउ चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर ऑफ एज, अगर कोई बच्चा 3 साल से कम का है तो उसमें भी टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे। दे आर पुअर सर्जिकल रिस्क, होता क्या है इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक वैसे ही होता है, और जो टॉन्सिल होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं। अब अगर आपने बच्चे के टॉन्सिल ही निकाली तो एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, फिर इसमें इन्फेक्शन फैलने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, ओवर्ट और सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट, अगर किसी क्लेफ्ट पैलेट पर बहुत ज़्यादा टिश्यू है, ग्रोथ है, तब उसके नहीं करेंगे टॉन्सिलेक्टमी। नेक्स्ट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है मतलब खून बहता रहेगा लंबे टाइम तक, अगर कुछ कट जाता है, जैसे कि ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया, तो इन कंडीशन में टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक ऑफ पोलियो, अगर कोई पोलियो का मरीज है तो उसमें टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे। नाउ अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक डिजीज लाइक डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन और अस्थमा, अगर ऐसी कोई मरीज को डिजीज है तब उस कंडीशन में टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे। नाउ टॉन्सिलेक्टमी इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंसेस, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड आ रहे हैं तो उस कंडीशन में टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे। नाउ स्टार्ट विद सर्जिकल स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजुअली डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया विद इंडोट्रेकियल इंटूबेशन। जनरली टॉन्सिलेक्टमी जे में किया जाता है। इन एडल्ट इट में बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, अगर कोई जवान है तो उसका लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। बच्चा को अगर करोगे तो वो हिलाता रहेगा तो उसमें इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर कोई एडल्ट है तो उसमें टॉन्सिलेक्टमी आप लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। नाउ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन द एनेस्थीसिया जनरल एंड लोकल, हमने आपको बताया अगर कोई बच्चा है तो जनरल यूज करेंगे और बड़ा है तो लोकल में भी कर सकते हैं। नाउ रोज पोजिशन, एग्जाम्पल, पेशेंट लाइज सुपाइन विद हेड एक्सटेंडेड बाय प्लेसिंग ए पिलो अंडर द शोल्डर, जैसे कि मैंने आपको हेड नेक पोजिशन बताया था, सेम वैसे रोज पोजिशन होती है। इसमें क्या करते हैं कि मरीज को सुपाइन पोजिशन में लिटाते हैं, लिटाने का क्या करते हैं उसके शोल्डर के नीचे तकिया रख देते हैं जिससे उसकी गर्दन लटक जाती है। ए रबर रिंग इज प्लेस अंडर द हेड टू स्टेबलाइज इट, हाइपर एक्सटेंशन शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, और गर्दन के नीचे एक रबर रिंग रख देंगे, मतलब हेड रिंग जो गोल गोल होता है आप लोग रखते हैं सर के नीचे, जिससे क्या होगा सर स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ ड्रेप द पेशेंट, अब मरीज को ड्रेप करना। नाउ अटैच द ऑल कनेक्शन जस्ट लाइक कॉटरी सक्शन, ये सारे जोड़ लेंगे। नाउ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन, डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड। बेसिकली होता क्या टॉन्सिलेक्टमी के बहुत सारे मेथड हैं, तो उसमें हम आपको एक मेथड बताएंगे डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड, यही जनरली किया जाता है। नाउ इसमें क्या क्या करेंगे, बॉयल डेविस माउथ गेज इज इंट्रोड्यूस एंड ओपन,
अब मुंह में क्या करेंगे, बॉल्ड ऑफिस जो माउथ गैग है उसको मुंह डाल देकर मुंह खोल देंगे, डायलेट कर देंगे। इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय ड्रेफिन बाइपोड और ए स्ट्रिंग ओवर ए पुली। इसको क्या करेंगे, जो ड्रेफिन बाइपोड होता है उससे जीभ को दबा देंगे। टॉन्सिल इज ग्रास विद टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेस एंड पुल्ड मिडली। फिर क्या करेंगे, टॉन्सिल को पकड़ लेंगे टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेस से और उसको मिडिल अंदर की तरफ खींचेंगे। जब वो लेटरल चिपके होते हैं मुंह के अंदर, जो ब्लॉक नीचे लेटर चिपके होते हैं थ्रोट में, तो उसको मिडली खींचेंगे। नाउ इंसिजन इज मेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन वेयर इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉन्सिल टू एंटीरियर प्लस। अब जो टॉन्सिल के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उस पर इंसिजन देंगे। इट में बी एक्सटेंडेड along the upper pole to mucous membrane between the tonsil and posterior plus। ये इंसिजन अपर पोल टॉन्सिल के लेते अपर पोल टॉन्सिल से नीचे पोल तक देंगे। ए ब्लंट कर्व सीजर में बी यूज टू डिसेक्ट द टॉन्सिल फ्रॉम द पेरिटॉन्सिलर टिश्यू एंड सेपरेट द अपर पोल। अब क्या करेंगे, एक ब्लंट कर्व सीजर लेंगे, उससे क्या करेंगे, ब्लंट डिसेक्शन करेंगे, जो टॉन्सिल चिपका हुआ है टिश्यू से उसको छुटाएंगे। नाउ द टॉन्सिल इज हेल्ड एट इट्स अपर पोल एंड ट्रैक्शन अप्लाइड डाउनवर्ड एंड मिडली। अब टॉन्सिल के अपर जो पोल है उसको पकड़ेंगे टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेस से। इसका क्या करेंगे, सर ट्रैक्शन मतलब खिंचाव लगाएंगे नीचे की तरफ, अंदर की ओर लेते हुए खींचेंगे। डिसेक्शन इज कंटिन्यू विद टॉन्सिलर डिसेक्शन और सीजर अंटिल लोअर पोल इज रीच। डिसेक्शन करते रहेंगे, मतलब टॉन्सिल जो टिश्यू से चिपका हुआ है उसको छुटाते रहेंगे और जो टॉन्सिलर सीजर है वो लोअर पोल तक ले जाएंगे। नाउ वाइड लूप ऑफ टॉन्सिलर स्नेयर इज थ्रेडेड ओवर द टॉन्सिल ऑन इट्स पेडिकल टाइड एंड द पेडिकल कट एंड द टॉन्सिल रिमूव। अब क्या करेंगे, जो टॉन्सिल वाइड लूप जो होता है उसमें क्या करेंगे, टॉन्सिल को फंसाएंगे और फंसाने के बाद काट लेंगे। तो जो पेडिकल है मतलब साइड का जो टिश्यू जो बचा है अंदर उसको बांध देंगे। फिर ए गॉज स्पॉन्ज इज प्लेस इन द फोसा एंड प्रेशर अप्लाइड फॉर ए फ्यू मिनट। अब जहाँ से आपने टॉन्सिल निकाल लिया वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, वहाँ से ब्लीड करेगा, तो क्या करेंगे, गॉज पीस को पानी भिगोएंगे और उस गड्ढे में कुछ मिनट के लिए दबाकर रखेंगे जिससे जो ब्लड वेसल से वो दब जाए और ब्लीड ना करें। नाउ ब्लीडिंग पॉइंट आर अचीव विद सिल्क सूचर। जो ब्लीडिंग पॉइंट हुआ इसको सिल्क से बांध देंगे। सेम प्रोसीजर रिपीटेड ऑन द अदर साइड। सेम अब दूसरी तरफ का टॉन्सिल निकालेंगे और सेम प्रोसीजर दूसरी तरफ करेंगे। नाउ स्टार्ट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। टॉन्सिलेक्टमी करने का तुरंत पोस्ट ऑपरेटिव में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट इमीडिएट जनरल केयर। तुरंत आपको क्या जनरल देख रेख करनी। फर्स्ट डिस्क्राइब द लेटरल पोजीशन। मरीज जैसे ओटी से पोस्ट आप आएगा आपको उसकी लेटरल पोजीशन बना देना। नाउ कीप द पेशेंट कोमा पोजीशन अंटिल फुली रिकवर फ्रॉम द एनेस्थीसिया। जब तक मरीज एनेस्थीसिया से फुली रिकवर ना हो तब तक उसे कोमा होने के चांस होते रहते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो चुकी होती है इस ऑपरेशन में। नाउ कीप ए वॉच ऑन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ। आपको देखना है कि इसके नाक से या मुंह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। नेक्स्ट कीप चेक ऑन वाइटल साइन, एग्जाम्पल पल्स, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना बार बार। नाउ डाइट, मतलब खाना क्या देना आपको खाने के लिए। व्हेन पेशेंट इज फुली रिकवर ही इज परमिटेड टू टेक लिक्विड। जब मरीज पूरी तरीके से एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाए तब आपको डाइट अलाउ करनी है। डाइट में जैसे कि ठंडा दूध दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं। सकिंग ऑफ आइस क्यूब गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। Diet is gradually built from soft to solid food. They will take custard, jelly, soft boiled eggs or slice of bread soaked in milk, soaked in milk. On the second day, plenty of fruit
नाउ स्टार्ट द अदर मेथड फॉर टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी करने के लिए और कौन कौन से मेथड, जैसे कि फर्स्ट ग्लोटिन मेथड। इसमें क्या करते हैं, लार्जली अबंडेंट जो बड़ा सा बचा हुआ है, मतलब एक बार टॉन्सिलेक्टमी हो चुकी है उसके बाद वो टुकड़ा बचा हुआ है, उसके लिए मेथड करते हैं। इट कैन बी डन ओनली व्हेन टॉन्सिल्स आर मोबाइल एंड टॉन्सिल बेड हैज नॉट बीन स्कारड बाय रिपीटेड इन्फेक्शन। अगर उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता, कोई टिश्यू बचा हुआ है, तब उसको काट कर इस मेथड से निकालते हैं। नाउ इलेक्ट्रोकॉटरी, बोथ यूनिपोलर एंड बाइपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी हैज बीन यूज। इन दोनों इलेक्ट्रोकॉटरी का ही यूज होता है, यूनिपोलर बाइपोलर। इट रिड्यूस ब्लड लॉस बट कॉज थर्मल इंजरी टू द टिश्यू। ये ब्लड लॉस को तो कम करती है लेकिन थर्मल इंजरी कॉज करती है, तो टेम्परेचर की वजह से आसपास का जो टिश्यू है जल जाता है। इसमें क्या है, एक बार टॉन्सिलेक्टमी हो गई तो टिश्यू बचा हुआ है उसे कॉटरी से जला देते हैं। नाउ लेजर टॉन्सिलेक्टमी, इट इज इंडिकेटेड इन कोगुलेशन डिसऑर्डर। अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में इस मेथड से टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं। लेजर में क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है, जैसे कि लेजर का यूरो का कैप्सूल लेयर, आई का लेयर, एंटी का लेयर, तो लेजर में क्या होता है ब्लीडिंग बहुत कम होती है। बोथ KTP 512 एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हैव बीन यूज बट द फॉर्मर इज प्रिफेयर्ड। इसमें दो लेजर यूज किए जाते हैं, जैसे कि KTP 512 एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। टेक्निक इज सिमिलर टू द वन यूज इन डिसेक्शन मेथड। इसकी भी टेक्निक सेम होती है जो अभी पहले मैंने स्मेयर मेथड आपको होता है उसी की तरह, बस जो वायर होता है लेजर का वो लगा लगा कर डिसेक्ट करते हैं, जिससे कि फिर ब्लीडिंग नहीं करता। जैसे हार्मोनिक नाम एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिसेक्शन का काम करता है, सेम वैसे ही। नाउ लेजर टॉन्सिलेक्टमी, अनदर मेथड इज लेजर टॉन्सिलेक्टमी विच एम्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द टॉन्सिल। उसमें क्या करते थे, जो मैंने लेजर टॉन्सिल बताया उसमें टॉन्सिल को पूरा निकाल लेते थे, लेकिन इसमें इसका साइज कम कर देते थे, तो थोड़ा काट कर निकाल लेते बड़ा हुआ। इट इज इंडिकेटेड इन पेशेंट हु आर अनेबल टू टॉलरेट जनरल एनेस्थीसिया। ये उन पेशेंट के लिए कॉमन होता है जो जनरल एनेस्थीसिया के लिए टॉलरेट नहीं करते। टॉन्सिल आर रिड्यूस बाय लेजर एब्लेशन अप टू एंटीरियर प्लस इन स्टेज रिपीटेड टू एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट मेथड इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी with the use of powered instrument. Debrider tonsil is removed but its capsule is preserved in hope the reduced post operative pain. इसमें क्या करते हैं, सिर्फ टॉन्सिल निकाल लेते हैं लेकिन उसका जो कैप्सूल होता है उसको छोड़ देते हैं, इससे मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है। नाउ स्टार्ट दी हार्मोनिक स्काल्पल। हार्मोनिक स्काल्पल में क्या होता है, एक मशीन होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है, उसके द्वारा टिश्यू को काटा जाता है और कोगुलेट किया जाता है। It is used ultrasound to cut and coagulate tissue. It is cold method and cause less tissue damage and less post-operative pain compared to electrocautery technique. इसमें क्या होता है, टिश्यू भी कम डैमेज हो जाता है होता है और पोस्ट ऑपरेटिव मरीज को दर्द भी कम होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोकॉटरी टेक्निक। इसको कोल्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ना क्रॉस सर्जिकल टेक्निक, टॉन्सिल इज फ्रोजन बाय एप्लीकेशन ऑफ क्रायोप्रोब एंड देन अलाउड टू था। 2 एप्लीकेशन ईच ऑफ 3 to 4 मिनट आर अप्लाइड। टॉन्सिल को ठंडा किया जाता पहले कम से कम 3 से 4 बार। उसके बाद क्या किया जाता, टॉन्सिल टिश्यू विल अंडरगो नेक्रोसिस। टॉन्सिल जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस होने लगता है, मतलब जब हम उसे बहुत ठंडा कर देंगे तो वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। एंड लेटर फॉल ऑफ लिविंग ए ग्रेनुलेशन सरफेस। इसके ऊपर क्या होता है, ग्रेनुल्स बन जाए, मतलब छोटे छोटे दाने जैसे उछल बन जाते हैं। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो टिश्यू वहाँ का डैमेज होने लगेगा। ब्लीडिंग इज लेस ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स कॉज्ड बाय फ्रीजिंग। अब हम इसको जब काट कर निकालेंगे टॉन्सिल को तो ब्लीडिंग बहुत कम होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स में पहले से ही थ्रोम्बस बना चुके हैं हम ठंडा करके इसको। नाउ स्टार्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। फर्स्ट इमीडिएट, तुरंत क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे कि प्राइमरी हेमरेज अकर्स एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। जिस वक्त आप सर्जरी कर रहे हैं उस वक्त मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रेशर, ये रोक सकते हैं मुसर प्रेशर देकर सीधे ब्लड वेसल पर, लाइगेशन बांधकर, और इलेक्ट्रोकॉटरी कोगुलेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल। जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रोकॉटरी से भी उसको रोक सकते हैं। नाउ रिएक्शनरी हेमरेज अकर्स विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। रिएक्शनरी हेमरेज बहुत सीरियस हेमरेज की कंडीशन होता है, तो बहुत ज़्यादा से ब्लड लॉस हो जाता है और जनरली 24 घंटे में होता है।
एंड कैन बी कंट्रोल बाय सिंपल मेजर सच एज रिमूवल ऑफ द क्लॉट। इसको सिर्फ आप रोक सकते हैं क्लॉट को निकाल कर, जो अंदर क्लॉट बने हैं उनको निकाल दीजिए। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर ऑन बेस ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो बेस ऑफ कंस्ट्रक्टर जो ड्रग्स है उनको दीजिए। प्रेजेंस ऑफ ए क्लॉट प्रिवेंट द क्लिपिंग एक्शन ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल्स ऑन द वेसल विच पास थ्रू इट इफ अबव मेजर फेल। अगर ये सारे ऊपर की चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी फेल हो जाए तो क्या करना है, लाइगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल कैन बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दीजिए, उसके बाद जो वेसल जो ब्लीड कर रहे हैं उनको लाइगेट करिए या फिर कोगुलेट करिए। इसके अलावा मरीज को इमीडिएट क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि इंजरी टू टॉन्सिलर प्लस, यूबला, सॉफ्ट पैलेट, टंग और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल ड्यू टू बेड सर्जिकल टेक्निक। अगर गलत तरीके से ऑपरेशन करोगे तो टॉन्सिल के जो पिलर्स है उसमें इंजरी कर सकते हो, उबला में कर सकते हो, सॉफ्ट पैलेट में कर सकते हो, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, टंग, इन सब चीज़ों में आप इंजरी कर सकते हैं। नाउ इंजरी टू टीथ, दांत में इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट एस्पायरेशन ऑफ ब्लड, मरीज ब्लड को एस्पिरेट कर सकता है। नेक्स्ट फेशियल एडिमा, चेहरे पर सूजन आ जाएगी। समटाइम्स पेशेंट गेट एडिमा फॉर द फेस पार्टिकुलरली ऑफ द आईलिड, कुछ मरीजों में आईलिड में ही सिर्फ एडिमा हो सकता है। नाउ सर्जिकल एम्फाइजमा रियरली अकर्स ड्यू टू इंजरी टू सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। अगर सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल्स में आप इंजरी करेंगे तो पेशेंट को एम्फाइजमा भी हो सकता है। नाउ स्टार्ट द डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट सेकेंडरी है, हमारे मरीज को दोबारा ब्लीडिंग हो सकती है। यूजली सीन बिटवीन द 5th to 10th पोस्ट ऑफ द डे। ये जल्दी देखने को मिलता 5वें से 10वें दिन ऑपरेशन होने के बाद। इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेप्सिस एंड प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जल्दी इन्फेक्शन की वजह से होता है या जहां आपने ऑपरेशन किया उस एरिया में एपिथेलियल लेयर ना बन पाए। यूजली इट इज हेरिटेड बाय ब्लड स्टेन स्पूटम बट मे बी प्रोफ्यूज। सिंपल मेजर लाइक रिमूवल ऑफ क्लॉट, सिंपल सा तरीका होता है स्थिति को ठीक करने के लिए, क्लॉट को निकाल दीजिए। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूटेड एड्रेनलिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद प्रेशर यूजली सरफेस। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एड्रेनलिन मिला लीजिए, उसको क्या करिए टॉपिकल डाल दीजिए, मतलब ऊपर से चुआ दीजिए जहां पर ब्लीडिंग हो रही है। फॉर प्रोफिस ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही लगातार फिर क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया इज गिवन एंड ब्लीडिंग वेसल्स इज इलेक्ट्रोकोगुलेटेड। जनरल एनेस्थीसिया मरीज को देंगे, उसका ब्लड ब्लीडिंग वेसल्स जो है उसको कार्ट्रिज से कोगुलेट कर देंगे। लाइगेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल्स इज डिफिकल्ट ड्यू टू फेब्राइल टिश्यू। अगर आप बांधेंगे तो क्या होगा, वहाँ का टिश्यू बहुत सॉफ्ट हो चुका होगा, तो टिश्यू डैमेज मतलब नेक्रोसिस टाइप का हो रहा होगा, तो वो सारा कट थ्रू होता रहेगा। तो उसमें एक ही कर सकते हैं कि इसको कोगुलेट ही कर सकते हैं। समटाइम्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ पिलर्स विद मैट्रस सूचर में भी रिक्वायर्ड। कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो जो पिलर्स है जो हमने स्टम्प छोड़े उनको मिला देते हैं, आपस में बांध देते हैं मैट्रस सूचर से। एक्सटर्नल कैरोटिड लाइगेशन में आल्सो में बी रिक्वायर्ड इफ ब्लीडिंग इज अनकंट्रोलेबल। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड ब्लड वेसल है आर्टरी उसको बांध देंगे। नाउ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और प्लाज्मा डिपेंडिंग ऑन ब्लड लॉस। इसके बाद प्लाज्मा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे कि उसको कितना लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग। सिस्टमिक एंटीबायोटिक आर गिवन फॉर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए मरीज को एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराएंगे। नाउ स्टार्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिलर फोसा में लीड टू पैराफेरेंजियल अब्सेस। अगर किसी मरीज को इन्फेक्शन होता है आफ्टर द टॉन्सिलर तो उससे पैराफेरेंजियल अब्सेस भी हो सकता है मरीज को। लंग्स कॉम्प्लिकेशन, एस्पायरेशन ऑफ ब्लड, म्यूकस और टिश्यू फ्रेगमेंट में कॉज एटिलेक्ट्रिस ऑफ द लंग्स अब्सेस। अगर मरीज ब्लड को या जो टिश्यू है उसको एस्पिरेट कर जाएगा तो लंग अब्सेस कॉज हो जाएगा मरीज को। नेक्स्ट स्कारिंग द सॉफ्ट पैलेट एंड पिलर। सॉफ्ट पैलेट जो पिलर है टॉन्सिल का उस पर निशान बना रहेंगे। नेक्स्ट टॉन्सिलर रिमेंस। टॉन्सिल रिमेंस का मतलब है कि बार बार किसी को टॉन्सिलाइटिस होना तो रिकरेंट। टॉन्सिल टेक्स और टिश्यू लेफ्ट ड्यू टू इनएडिक्यूट सर्जरी में गेट रिपीटेडली इन्फेक्टेड। तो एक बार टॉन्सिलेक्टोमी कर चुके हैं दोबारा वो इन्फेक्टेड हो जाए, फिर उसके जो पिलर जो टूट गए थे छोटे मोटे तब वो फिर टूट जाए। नेक्स्ट हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल। दिस इज लेट कॉम्प्लिकेशन एंड कंपेंसेटरी टू लॉस ऑफ पैलाटाइन टॉन्सिल।
थैंक यू।